नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने संयुक्त परिवार क्या है और संयुक्त परिवार की विशेषताएं देखी। आज हम देखेंगे संयुक्त परिवार के लाभ कि संयुक्त परिवार होने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। उनमें कई फ़ायदे हैं हमें, और ये देखा जाए तो संयुक्त परिवार हमारे कई महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं। उनमें सबसे पहला हम ले रहे हैं शासन संबंधी। भारतीय गांवों का सामाजिक संगठन जटिल नहीं है। यहाँ व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता अर्थात मुखिया के द्वारा किया जाता है। गांव में अगर किसी भी प्रकार का जब कोई काम होता है तो मुखिया ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। कर्ता का अर्थात मुखिया का परिवार पर एकाधिकार होता है और समस्त कार्य उसी के निर्देशन में किए जाते हैं, उसी की देखरेख में किए जाते हैं। परिवार के मुखिया अपने परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, उन्हें अनुशासित रखने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार के अपने कुल देवी या देवता होते हैं, उनके कुछ गुरु और पुरोहित भी होते हैं और सभी सदस्यों का उनमें अगाध विश्वास होता है। वे अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा उपासना करते हैं और इस प्रकार परिवार में आध्यात्मवाद को प्रोत्साहन मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति तथा त्योहारों व धार्मिक उत्सवों को मनाने हेतु सभी सदस्य एक साथ सम्मिलित होते हैं। अगर परिवार में जगह की कमी होती है तो पास में अगर घर लेकर भी रह रहे हों, लेकिन वह धार्मिक उत्सव और त्यौहार पर सभी एक साथ एकत्रित होकर ही उसे संपन्न करते हैं। फिर है मार्गदर्शन। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के स्त्री पुरुष निवास करते हैं। परिवार में वयोवृद्ध व्यक्तियों का विशेष स्थान होता है, उन्हें मुखिया माना जाता है क्योंकि उनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हुए होते हैं और इसलिए वे सभी चीज़ों को भली भांति समझते हैं। वे अधिक अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव के आधार पर भावी पीढ़ी को निर्देशित करते हैं। जब भी परिवार का कोई सदस्य या युवा सदस्य किसी मुसीबत में होता है तो वह उसे सही मार्गदर्शन भी करते हैं और उसके निराशा के घोर अंधकार से दूर करके उसे उसका रास्ता दिखाकर उसका पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक सदस्य को वह समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संस्कृति को सिखाते हैं। किस तरह से समाज में व्यक्ति से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, इस बात का ज्ञान भी हमें परिवार के माध्यम से प्राप्त होता है। संस्कृति सीखकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी का स्वरूप ग्रहण करता है और इस तरह से जहाँ हमारे कई बड़े सदस्य होते हैं तो वह हमें प्रत्येक स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन। संयुक्त परिवार में सदस्यों की अधिकता के कारण यहाँ मनोरंजन की सस्ती व पर्याप्त स्थली माना जाता है। परिवार में मनोरंजन का वातावरण चहल पहल बनी रहती है। कर्वे कहते हैं कि संयुक्त परिवार में हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी किसी लड़के की शादी है, कभी लड़की की शादी है, तो कभी किसी का नामकरण है, तो कभी किसी की गोद भराई है। इस तरह से परिवार में अनेक उत्सव होते रहते हैं और जब परिवार के कई सदस्य कई पीढ़ियों के व्यक्ति साथ रहते हैं तो एक सी उम्र के कई बच्चे भी होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मनोरंजन कार्य करते रहते हैं। खेल कूद उनका अपने परिवार में ही होता रहता है। कभी कभी नई दुल्हन से पहली बार भोजन बनवाने की रस्म करवाई जा रही होती है, तो कभी परिवार में व्रत, उत्सव, श्राद्ध, त्यौहार आदि किसी का भी मनाया जा सकता है। और ऐसे परिवार में जब इतने सारे उनके फंक्शंस होते रहते हैं तो वहाँ पर अतिथियों का आवागमन भी बना रहता है और इस तरह से परिवार एक स्वस्थ मनोरंजन स्थली माना जाता है। बच्चों के लालन पालन में योगदान। संयुक्त परिवार में बच्चों का लालन पालन बहुत ही उचित तरीके से हो सकता है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि हमारा संयुक्त परिवार हमारा मार्गदर्शन कर रहा है क्योंकि वहाँ वयोवृद्ध स्त्री पुरुष होते हैं जो कि बच्चों की देखरेख में अच्छे से सहयोग करते हैं, उनके समाजीकरण में योगदान देते हैं। सद्गुण, सेवा, त्याग, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग और परोपकार जैसी भावनाओं को
बच्चा एक परिवार के द्वारा ही सीखता है। नेक्स्ट है धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में संपत्ति जो भी होती है वह संयुक्त होती है, सामान्य कोष होता है, और सामान्य कोष से जब खर्च की बात या व्यय की बात आती है तो वहाँ मुखिया के द्वारा ही व्यय किया जाता है और सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वह व्यय किया जाता है। यह परिवार के सदस्यों को माना महत्व देकर किया जाता है, बल्कि इस बात को नहीं कि किसने कितना कमाया, क्योंकि जो भी जितना भी कमाता है वह संयुक्त संपत्ति या सामान्य कोष में जमा हो जाता है और फिर मुखिया के नियंत्रण में ही ये खर्च किए जाते हैं, तो इससे अनावश्यक खर्चों से बचा जाता है। नेक्स्ट है संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में चूंकि सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं, इसलिए वहाँ संपत्ति के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब संपत्ति संयुक्त होती है और व्यापार भी उनका संयुक्त होता है तो फिर और भी अधिक बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खेती की ज़मीन का बंटवारा नहीं होता तो वहाँ पर अच्छे से खेती की जा सकती है, क्योंकि ज़मीन उनकी पर्याप्त रहेगी, और बंटवारे पर वह टुकड़ों में बढ़ जाती है तो वह पर फसल भी कम उगाई जा सकती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन 2 आधारों पर किया जाता है। पहला यौन आधार पर और दूसरा आयु के आधार पर, अर्थात लिंग के आधार पर का मतलब है स्त्री और पुरुष। पुरुषों के क्या क्या कार्य होंगे और स्त्रियों के क्या क्या कार्य होंगे वह स्पष्ट विभाजित रहता है कि पुरुष बाहर के कार्य करेगा, स्त्रियां घर के कार्य की जिम्मेदारी लेती हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कोई ना कोई कार्य अवश्य ही करते हैं। नेक्स्ट है संकट का बीमा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, और दुख किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता हो सकती है, नौकरी छूट जाना या वैधव्य आदि। सभी अवस्थाओं में संयुक्त परिवार हमें एक सहारे के रूप में हमारे सामने अपना हाथ खड़ा रखता है और हमें सहारा देता है। संयुक्त परिवार अनाथ बच्चों, विधवाओं, वृद्ध व्यक्तियों की शरण स्थली है, जो अपने सदस्यों की यथासंभव आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर चिंता से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट है संस्कृति की रक्षा। संयुक्त परिवार में ही वह प्रेरक शक्तियाँ विद्यमान होती है जो व्यक्ति को प्राचीन प्रथाओं, परंपराओं आदि का ज्ञान करवाती है। हमारी रूढ़ियाँ क्या हैं, हमारे त्यौहार, मान्यताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में हमें समाजीकरण के द्वारा सिखाया जाता है। भारतीय संयुक्त परिवार परिवर्तन और नवीनीकरण के प्रारंभ से ही विरोधी रहे हैं, इसलिए वह हमारी इन सांस्कृतिक विशेषताओं को ज्यों का त्यों भावी पीढ़ी को रूपांतरित और हस्तांतरित कर देते हैं, ताकि संस्कृति भी अपनी स्थिरता को बनाए रख सके। नेक्स्ट है अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में कर्ता का प्रमुख स्थान है। परिवार के सारे कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं और परिवार के सभी सदस्य उसके नियंत्रण में रहते हैं। इस प्रकार अनुशासन बना रहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता एवं देश सेवा। संयुक्त परिवार की संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति उसमें स्वतः ही त्याग, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि सीखता है और इन भावनाओं के कारण राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। संयुक्त परिवार में रहकर कुछ सदस्य अपना जीवन देश सेवा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से वे पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो सकते हैं। वे सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, समाज सेवा और देश सेवा के कार्य में अपने को लगा देते हैं। और इसकी जो अंतिम इसका जो लाभ है वह है सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त परिवार व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में हिंदुओं में बाल विवाह के प्रचलन के कारण जब तक वर वधु आत्मनिर्भर नहीं होते तब तक उनका भरण पोषण संयुक्त परिवार के द्वारा ही किया जाता है। बाल विवाह के कारण जल्दी विवाह कर दिए जाते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि वर और वधु दोनों ही छोटी छोटी उम्र के होते हैं। संयुक्त परिवार अनाथों, वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्तों की एक उत्तम शरण स्थली है जो उन्हें उचित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार अपने आप में एक ऐसा समुदाय है जो एक व्यक्ति की सभी भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
ये थे हमारे संयुक्त परिवार के लाभ। लेकिन जहाँ हमारे कुछ लाभ हैं, कुछ प्रकार्य हैं, तो वहाँ संयुक्त परिवार की कुछ कमियाँ भी हैं। और वह कमियाँ क्या क्या हैं, वह दोष क्या हैं, उन्हें हम देखेंगे। वह दोष इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात है अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी के साथ एक समान व्यवहार होता है, चाहे वह कमा रहा हो चाहे नहीं कमा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति आलसी बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी ज़रूरत की सभी आवश्यकताएं स्वतः ही पूर्ण हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वह कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता और परिश्रम की अपेक्षा आलस को ही अपना आसरा मानकर वह आराम से बैठ जाता है। तो वह कार्य के प्रति क्या होने लगता है, उदासीन होने लगता है। इस प्रकार उसकी कार्यकुशलता का ह्रास होता है। दूसरी बात है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार व्यक्तित्व के विकास में बाधक भी सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाशाली व मूर्ख, अकर्मण्य व कर्मण्य सभी के साथ एक व्यवहार हो रहा है। परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के कठोर नियंत्रण और अनुशासन के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और न ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में पुरुषों को स्थान महत्वपूर्ण दिया जाता है। स्त्रियों को एक दासी के समान समझा जाता है। उनका जीवन केवल खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, घर गृहस्थी चलाना आदि में ही रह जाता है और उनसे केवल सेवा भाव की अपेक्षा की जाती है। उसे मनोरंजन का साधन मात्र समझा जाता है। उसे सास व ननद के उल्हाने, गालियाँ, प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। शिक्षा और बाह्य जगत से उसका कोई नाता नहीं रह पाता है। किसी प्रकार के निर्णय करने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि निर्णय मुखिया के द्वारा किए जाते हैं और विशेषकर पुरुषों के द्वारा ही निर्णय किए जाते हैं। स्त्रियों को निर्णय का अधिकार या अपने विचारों को बताने का अधिकार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में बच्चों, संपत्ति एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होती रहती है। इससे परिवार की शांति को खतरा बन जाता है, क्योंकि जहाँ वह भाइयों की पत्नियाँ होती हैं आपस में काम को लेकर, इसने काम ज़्यादा किया, इस तरह से नहीं किया, ये बात को लेकर, या मेरा पति अधिक कमा रहा है दूसरा नहीं कमा रहा है, इन बातों को लेकर उनके बीच में एक मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न रहती है। व्यक्तिगत व्यय एवं बच्चों को लेकर आपसी द्वेष की भावना भी संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है और पारिवारिक संयोग एवं स्नेह कटुता एवं संघर्ष में बदल जाता है। संघर्ष एवं कलह का अंतिम परिणाम क्या होता है, संयुक्त परिवार का विभाजन की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट है अधिक संतानोत्पत्ति। संयुक्त परिवार में न तो प्रत्येक सदस्य का स्वावलंबी होना आवश्यक है और न ही किसी को अपने भरण पोषण की चिंता है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है। इसलिए व्यक्ति अपने धार्मिक विधि विधानों की पूर्ति हेतु व स्वर्ग प्राप्ति की लालसा में पुत्र की कामना में कई पुत्रों को जन्म दे देता है। इस प्रकार से संतानों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है कुशलता में बाधक। संयुक्त परिवार ने कर्मण्य व्यक्ति का शोषण और अकर्मण्य व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया है और सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान रखा जाता है, जिससे समान रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। परिणाम स्वरूप कमाने वाले व्यक्ति पर अधिक भार होने तथा उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण उसमें भी कार्यकुशलता में कमी आने लगती है। उसके स्वास्थ्य का ह्रास होता है और जीवन स्तर निम्न होता चला जाता है। नेक्स्ट है गतिशीलता में बाधक। व्यक्ति की परिवार के प्रति गहन आसक्ति होती है। व्यक्ति के मन में यह धारणा होती है कि आँख से दूर हुए तो दिल से भी दूर हो गए, तो वह अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता, या यह हम कहें कि परिवार के सदस्य भी उसे अन्यत्र जाने से रोक देते हैं। इससे व्यक्ति जहां अधिक विकास कर सकता है वहां वह नहीं कर पाता। उसे बढ़ने के अवसर अधिक नगर में अगर मिल रहे हैं तो भी वह अपने गांव को छोड़कर नहीं जा पाता है, अपना नौकरी या व्यवसाय दूसरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए चाहे वह घर में बेकार ही क्यों न बैठा हो, लेकिन वह अपना गांव छोड़कर नहीं जाएगा या परिवार के सदस्य उसे नहीं जाने देते। इससे उसकी गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है गोपनीय स्थान का अभाव। संयुक्त परिवार में सदस्यों का जमघट देखकर एक छोटे मोटे मेले का आभास होने लगता है। शांति और एकांत का नितांत अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में कई बार विवाहित जोड़ों के लिए बड़ी विकट स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है कर्ता की स्वेच्छाचारिता।
परिवार में सबसे मुख्य स्थान कर्ता का होता है, अर्थात परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति का। समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं और इसलिए ये माना जाता है कि उसी की इच्छा सर्वोपरि है। कर्ता की इच्छा के समक्ष परिवार के सदस्यों की इच्छाओं का दमन हो जाता है और इस प्रकार कर्ता निरंकुश शासक बन जाता है। सामाजिक समस्याओं के पोषक। रूढ़िवादी विचारों, परंपराओं, अनुपयोगी धार्मिक कर्मकांडों की स्थली के रूप में संयुक्त परिवार, या यह हम कहेंगे उनके पोषक के रूप में संयुक्त परिवार होते हैं। इन्हीं के माध्यम से कई समाजव्यापी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, जाति अंतर विवाह, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव में वृद्धि, स्त्रियों का शोषण आदि उत्पन्न हुई हैं। यद्यपि इन समस्याओं के और भी अनेक कारण रहे हैं, संयुक्त परिवार ने नई विचारधारा व प्रगति को हतोत्साहित कर इन समस्याओं को यथावत बनाए रखने के लिए योगदान दिया है। नेक्स्ट है शुष्क एवं निरक्ष वातावरण। संयुक्त परिवार के सदस्यों की अधिकता के कारण उनके पारस्परिक संबंधों में दृढ़ता व आत्मीयता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इनके मधुर संबंध औपचारिकता में परिवर्तित हो रहे हैं। अब संयुक्त परिवार में मन मुटाव व पारिवारिक द्वेष की भावना अधिक प्रबल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण का शुष्क और निरक्ष होना स्वाभाविक है। इस तरह से संयुक्त परिवार के लाभ के साथ साथ अनेकों दुष्कार्य भी हैं, या हम यह कहें कि हानियां भी हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार का अपना एक अलग महत्व है। आज संयुक्त परिवार अपेक्षाकृत कम होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी भारतीय समाज में संयुक्त परिवार उसकी एक विशेषता के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट व्याख्यान में हम इसके परिवर्तन के कारणों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।